नमस्कार। मैं डॉक्टर सविता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से बोल रही हूँ। पिछले कई क्लास में मैं अब्सेंट रही। इसका एक प्रमुख कारण है कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। खैर आप ठीक है। और आज जो है हम मौलिक अधिकार जो पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत अब हम ये पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 32 जिसे भारतीय संविधान का प्राण कहा जाता है, मौलिक अधिकारों के लिए। अभी तक आपने समानता, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। यह एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसके अभाव में आपके सारे अधिकार निराधार हो जाते हैं, क्योंकि जब संवैधानिक अधिकारों को कोई ऐसी शक्ति प्राप्त न हो जिससे वो उस अधिकार को लागू करवाए, तो सिर्फ अधिकार कह देने से हमें अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। अधिकारों को प्राप्त करवाने के लिए एक ऐसा माध्यम भी होना चाहिए जो अगर हमारे अधिकार हनन की स्थिति में है तो उसको कोई ऐसा अनुच्छेद या ऐसा भाग भी होना चाहिए जो उन्हें सख्ती से अमल करवा सके। इसके अभाव में जो है मौलिक अधिकार सिर्फ निरर्थक रह जाते हैं। अगर आपको अधिकार दे दिया गया है और इसके पालन करने के लिए सख्ती से कोई ऐसा कानून आपके पास नहीं है जो उन अधिकारों को अमल करवाए, तो आपके ये अधिकार निराधार हो जाएंगे। इसका बेस जो है तभी तक हो सकता है जब तक कि इससे कोई कड़ाई से पालन करवाए। तो हमारे भारतीय संविधान की रक्षा के लिए कौन कौन से तत्व हैं? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है। जब हमारे अधिकारों की हनन होती है तो हम लॉ एंड ऑर्डर का सहारा लेते हैं, और वह लॉ एंड ऑर्डर हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखवाती है। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 जो है यह इसी से संबंधित है। भारतीय संविधान में प्राप्त समस्त मौलिक अधिकारों में यह अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अत्यधिक महत्वपूर्ण। संवैधानिक उपचारों को भी अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था के महत्व को दृष्टि में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यह संविधान का हृदय है। न्यायाधीश PN भगवती ने इस विषय पर कहा, भारतीय संविधान का सर्वप्रमुख लक्षण और संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है। देखिए, एक कह रहे हैं कि हृदय है, दूसरा कह रहे हैं आधारशिला है। तो हार्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज हार्ट वी कांट लिव। बिकॉज आप जो है ये मत सोचिए कि दिल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ये पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है, हार्ट और ब्रेन। हार्ट से ही आपके ब्लड होते हैं, हार्ट से ही आपका श्वसन क्रिया पूरी होती है। और PN भगवती कह रहे हैं कि यह आधारशिला है। तो आधार क्या होता है? बेस। मान लीजिए एक चौकी, उसके 4 खंभे हैं, तो ये 4 पोल जो है वो उनके आधार हैं। उनके अभाव में वह चौकी या पलंग
पलंग नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, एक तख्त हो जाएगा, लकड़ी का एक तख्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यह जो है भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय द्वारा 5 रिट भी जारी किए जाते हैं, जिसमें यह जो है प्रावधान है रिट कि कौन अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रहा है, कौन कार्य कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। तो ये 5 रिट्स जो है आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा, ये आपके कंपटीशन के लिए भी और आपके नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात बंदी, इसके शब्द की ओर जाइए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी मतलब जिसको बंदी बनाया गया, प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको सामने लाओ। अगर हमें बंदी बना लिया गया और सिर्फ बंदी ही बना के रखा जाएगा तो हम क्या रहेंगे, हमें न्याय नहीं मिल सकता है। किसी भी बात पर हम गलत हैं अथवा नहीं हैं या तो तभी स्पष्ट होगा जब उसको प्रत्यक्ष किया जाएगा। आपको जब तक बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो आप कैसे अपनी सफाई कहोगे। सामने वाला अगर बोल दे कि ये गलत है और दूसरे ने उसको सुन भी लिया कि हाँ यह गलत है, इसने गलत कार्य किया है, और इस आधार पर उसको बंदी बना लिया जाता है, तो फिर वह बंदी जो है अपने पक्ष में नहीं बोल पाएगा ना। तो उसको बोलने के लिए उसको क्या चाहिए, एक ऐसा आधार भी चाहिए जहां वह अपनी बात को कह सके। यह जो है स्वतंत्रता, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। लेख का अर्थ है शारीरिक उपस्थिति। इस लेख द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को की प्रार्थना पर अपने समक्ष उपस्थित कर उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का प्रावधान है। वह बंदी बनाए जाने के कारण का आदेश दे सकता है। यदि न्यायालय के विचार में संबंधित व्यक्ति बंदी बनाए जाने के पर्याप्त कारण नहीं है, ऐसा कोई कारण पर्याप्त नहीं है, अगर हमने मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो या फिर कुछ ऐसी भूल हो गई हो जो जिसके बारे में मैं जानती ही नहीं, तो ऐसी अवस्था में ये क्या होती है कि पर्याप्त कारण नहीं है बंदी बनाए जाने के लिए, तो बंदी को छोड़ दिया जाता है। उसे कानून के विरुद्ध बंदी बनाया गया है तो न्यायालय उस व्यक्ति को तुरंत आदेश देकर रिहा करवा सकता है। बंदी बनाने के लिए भी पर्याप्त कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा हुआ कि हमें बंदी बना लिया गया और हम किसी के पर्सनल दुश्मनी के कारण बंदी बनाए गए हैं, तो फिर क्या होगा, हम आजीवन ही बंदी रहेंगे। इसलिए यह बंदी का अधिकार है, यानी जो जिसे किसी जुर्म के अंतर्गत या किसी को दोष लगाकर बंदी बनाया गया है, किसने यह अपराध किया है, ठीक है, तो उस अपराध का भी स्पष्टीकरण होना चाहिए कि हाँ इस कारण इसे बंदी बनाया गया है। जब वह मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा तो वो अपनी बात को बताएगा, और जब पर्याप्त कारण नहीं होंगे तो मजिस्ट्रेट उसे रिहा कर देंगे। दूसरा है परमादेश, रिट ऑफ मैंडेमस। परमादेश जैसे कि इसका शब्द ही है परमादेश, डेट मीन हम आदेश देते हैं। परमादेश हम आदेश देते हैं। इस लेख का अर्थ है जब कोई सरकारी विभाग या अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा हो, जिसके परिणाम स्वरूप किसी के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो न्यायालय इस लेख द्वारा उस व्यक्ति या विभाग को, अधिकारी को कर्तव्य पालन की आदेश दे सकता है। परमादेश, मान लीजिए परमादेश क्या है, जैसे हम स्कूल में गए, कॉलेज में गए, तो
टीचर हमें पढ़ाते ही नहीं है। अगर सभी ने मिलकर कंप्लेन कर दिया कि हमारा हक है क्लास लेना, समझने का अर्थ हक है, ठीक है, और हमें टीचर पढ़ाते नहीं है, आप शिकायत करोगे तो उस जो भी संबंधित टीचर होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी कि आप सैलरी लेते किस लिए हो कि आप क्लास नहीं करवाओ। दूसरी बात है, अगर हम कार्य कर लेते हैं, अपना कार्य करते हैं, उसके उपरांत हम अपने पारिश्रमिक का भागी बनते हैं कि हमने इतना परिश्रम किया है, यहाँ पर रखकर पढ़ाया लिखाया है, तो उसके बदले में सरकार हमें जो है सैलरी देती है। अगर कोई कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे, वह बिल ही ना बनाए, बिल बनाए तो भेजे ही नहीं, पर्सनल व्यक्तिगत उसकी यह आदत हो, तो ऐसी अवस्था में उच्च अधिकारी उसको आदेश देते हैं कि आप अपने कार्य को करो। इसको कहते हैं परमादेश। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर चीज के लिए कानून बनाया गया है, और अगर कानून ना बनाया गया होता तो शायद यह देश क्लर्क की उंगलियों में नाचते रहता। क्लर्क जो होते हैं वो कार्य नहीं करना चाहते, सिर्फ परेशान करते हैं। वो अपने आगे पीछे इस संबंधित में आप जब आगे पढ़ोगे ब्यूरोक्रेसी, तो रेड टेपलिज्म, लाल फीता शाही, जो व्यक्ति के अधिकार का हनन करता है। आप किसी भी शिकायत को लेके गए हो, हाँ, आपकी शिकायत को रख दी जाती है और उसको एक लाल रंग के कपड़े से बांध दिया जाता है। फिर आप सोचोगे कि मैंने तो कंप्लेन कर दिया है, मेरा काम हो रहा है, लेकिन फिर जब आप जाओगे कि सर मेरा वो काम था, हाँ 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 वो लेके आओ, फिर क्लर्क लेके आएगा, खोलेगा, फिर हाँ आप जो है कल 4 बजे आइए, 3 बजे आइए, या 10-12 बजे आइए, तो वो आएगा। मैंने इस बात को काफ़ी झेला है हर जगह पर, और आप लोग भी शायद झेलते होंगे। तो ऐसी स्थिति में यह आदेश दिया गया है, परमादेश। उच्च अधिकारी या कोर्ट आदेश देती है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें, अदरवाइज एक निश्चित समय सीमा के बाद अगर आप फिर भी नहीं करते हैं तो आपको जिस कार्य के लिए रखा गया है उस कार्य से आपको पद विमुक्त कर दिया जाएगा। परमादेश। अब आता है रिट ऑफ प्रोविजन। इस लेख का अर्थ है रोकना। यह लेख सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि वह उन मुकदमों की सुनवाई न करे जो उनके क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मान लीजिए हर किसी का अपना एक क्षेत्र होता है, पुलिस का भी अपना एक क्षेत्र होता है, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, उसके बाद आप देखो आर्मी है, बीएसएफ है, तो सबके अधिकार क्षेत्र जो है वो बटे हुए हैं। अगर कोई भी संस्था, व्यक्ति या पर्सन अपने अधिकार क्षेत्र से हटकर कार्य करता है, वह जो है उन कार्यों को नहीं करना चाहता जो उनको करने के लिए दिया गया है, वह अपने से ऊंचा कार्य को करना चाहता है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि जो उसे प्राप्त है वह उससे संतुष्ट नहीं है, वह हमेशा अपने आप को सुप्रीम पावर घोषित करता है।
और अगर वह नहीं कर पाता है तो वह कार्य को रोक देता है। तो ऐसी स्थिति के लिए ही परमादेश और क्यू वारंटो भी है। रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ प्रोविजंस, ये सारे रिट जो है व्यक्ति को उसके वास्तविक अधिकार को दिलवाता है। और जो संस्था है, प्रशासन है, उनको जो कार्य करना है उनको उसी कार्य के लिए न्यायालय आदेश देती है कि आपका जो कार्य है वो करो। मान लीजिए आपका कार्य है पढ़ना, आप बोलोगे कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो क्लास बंक करवा देते हैं, क्लास को काफी डिस्टर्ब करते हैं, क्लास को अपने अनुसार रेगुलेट करना चाहते हैं। वो उनकी एक मानसिक वृत्ति होती है कि मैं बहुत सुप्रीम हूं, तुम लोग समझो इस बात को कि मैं यहाँ का बॉस हूँ। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट जो है वो अपनी पार्टी बनाकर टीचर को, प्रिंसिपल को, सभी को अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य करते हैं, जो कि गलत है। आपका जो कार्य है आपको वही करना है। और अगर आप एक सीमा क्षेत्र से बाहर बढ़कर कार्य को करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर आपको इस बात के लिए मजबूर कर देगी, अदरवाइज पनिशमेंट देगी कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही रहकर कार्य करें। फोर जो है उत्प्रेषण, रिट ऑफ टेरिटोरियो। इस लेख का अर्थ है पूर्णतः सूचित करना, पूर्णतः सूचित करना। इस आज्ञा पत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी मुकदमे की सूचनाओं के साथ उच्च न्यायालय में भेजने की आज्ञा देते हैं। अब देखेंगे, जैसे अब बात करेंगे कि मामला जो है अब तो सुप्रीम कोर्ट में चल गया, मामला तो अब अपर से हाई कोर्ट में चला गया, मामला तो अब यहाँ समझौते से बाहर हो गई, मामला अब पुलिस तक पहुँच गई, मामला अब कोर्ट तक पहुँच गई। तो यही एक स्थिति होती है जो प्रोग्रेस की स्थिति होती है। हाँ, तो इन सूचनाओं को भेजने की आज्ञा देते हैं न्यायालय। प्राय इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई मुकदमा उस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होता है। अपने क्षेत्राधिकार से बाहर के मामलों की सुनवाई करना गलत है और न्यायालय के प्राकृतिक सिद्धांतों का दुरुपयोग होने की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों से किसी मुकदमे के विषय में सूचनाएं भी इस लेख के आधार पर मांग सकती है। देखिए, ये जो सिस्टम है तो इस सिस्टम में हम कोई भी सूचना मांग सकते हैं। यहाँ तक कि आपका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, आज जो हम जिस समाज में रह रहे हैं, इससे हम सरकार से भी सूचना मांगते हैं या पर्सनल रूप से भी मांग सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, हमें किस कारण से इस बात से वंचित कर दिया गया है, या मेरा पेपर को क्यों डिले किया गया है, या हमारे कितने अंक थे, इस बात की सूचना दी जाए कि हमको किस आधार पर यहाँ रोका गया। इन सब बातों की सूचनाएं आप मांग सकते हैं पर्सनल। इसके लिए एक जो है प्रोसेस है। आप 10 रुपये का स्टाम्प पेपर या 10 रुपये का जो है पोस्टल ऑर्डर, जिससे वह व्यक्ति आपके जो सूचना मांगी है उसको
या खर्च होता है कि मैं आपको खर्च दे रहा हूँ, आप इस संस्था में हैं, मैं भी इस संस्था में हूँ, आपके इस व्यवहार या आपके इस कारण हमारा इस बात से मेरा नुकसान हुआ, अदरवाइज हमारे संस्था का नुकसान हुआ, अगर हमारे ये अधिकार इससे वंचित हो गए, तो आपने किस अधिकार से यह कार्य किया, क्यों आपने ऐसा किया। अगर क्यों हमारे समाज में नहीं रहेगा तो क्यों, कहाँ, किस कारण। जब यह व्यवस्था रहती है तभी लॉ एंड ऑर्डर सामान्य रूप से कार्य करते हैं। एक बात बता दूं, ऑनलाइन क्लास लेना और वो भी ऐसे वातावरण में जब कोई किसी से मिल नहीं रहा है और सीमित संसाधन है, बहुत ही टफ हो रहा है। इन्वायरमेंट का बहुत प्रभाव पड़ता है कि आप कहाँ बैठकर क्लास ले रहे हैं। क्योंकि मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है, मैं एक पीरियड बेस्ड टीचर हूँ और अपने ही रूम में किसी प्रकार से जो है आपके सिलेबस को पूरा करने के लिए क्लास ले रही हूँ। तो इस बात को अदरवाइज न लिया जाए कभी भी कि एक डिग्निटी मेंटेन नहीं किया जा रहा है। डिग्निटी मेंटेन तब होता है जब उसके लिए पर्याप्त इन्वायरमेंट भी हो। हम जो है किसी प्रकार से क्लास लेते हैं ताकि हमारा आपसे तालमेल बना रहे। और दोपहर में भी काफ़ी फ़ोन आए, मैम अब क्लास लेते हो तो पर्सनल देखिए, एक एक व्यक्ति का क्लास नहीं लिया जा सकता। पर्सनल हमने ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर जो है आपका नोट्स उपलब्ध करवा देते हैं। लेकिन एक एक व्यक्ति फ़ोन करके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहे तो यह संभव नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब था कि कभी भी इन केस इन फ्यूचर इस बात को नहीं लिया जाए कि कैसे क्लास चलता है, देखने में ऐसा वैसा है। मेरे पास साधन बहुत कम है, एक ही रूम है और चूंकि कोई एश्योरिटी नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा साधन बढ़ाया नहीं। आपके क्लास की पूर्ति करवाना सिर्फ मेरा दायित्व है, सही सूचनाओं को पहुंचाना, और इसको करने के लिए मुझे काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो अब हम लास्ट आएंगे अधिकार परीक्षा, रिट ऑफ क्यू वारंटो। इस लेख का अर्थ है कि किस अधिकार से कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैधानिक तरीके से जबरदस्ती प्राप्त कर लेता है। तो न्यायालय इस लेख के द्वारा उसके विरुद्ध पद को खाली करने का आदेश निर्गत कर सकती है। वह किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहा है, जब तक प्रश्न का संतोषजनक संबंधित व्यक्ति से उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वह उस पद पर कार्य नहीं कर सकता। जैसे मेरे पास इतनी डिग्री नहीं है और मैं किसी हाई पोस्ट पे कार्य को कर रही हूँ, और जब यह बात सार्वजनिक होती है कि वह इस पोस्ट को डिज़र्व नहीं करते, उनकी एजुकेशन, उनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इस आधार पे नहीं हुआ, वो ज़बरदस्ती
इस पोस्ट पे बैठे हैं, तो न्यायालय आदेश दे सकती है कि वह जल्द से जल्द उस पोस्ट को खाली कर दे। क्यों? क्योंकि वह अवैधानिक ढंग से उस पोस्ट पर बैठा हुआ है। यह एक प्रकार की गुंडागर्दी है। और इसके विरुद्ध में न्यायालय आदेश जारी करता है। और जब वह व्यक्ति फिर भी चूंकि वह अकेला नहीं होता है, अकेला कोई भी व्यक्ति हाई पोस्ट या किसी भी पोस्ट को डिजर्व नहीं कर सकता है। मैं अकेले जो है नहीं बोल सकती मैं यहाँ पर ये हूँ वो हूँ। उसके कुछ समर्थक होते हैं, उसने कुछ पॉइंट्स को जाना होता है, वो कुछ सिचुएशन के कमजोर पहलू को पकड़ लेता है कि हाँ ये कारण है, इस कारण से यहाँ पर इस पोस्ट पर बैठकर जो है हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने दादागिरी कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हम ही यहाँ का बॉस हैं। तो न्यायालय उसके लिए जो है अधिकार परीक्षा की, किस अधिकार से आप इस पोस्ट को डिजर्व करते हो, किस अधिकार से आप इस पोस्ट पर बैठे, उसका जवाब देना पड़ता है और उसे उस पोस्ट से विमुक्त कर दिया जाता है न्यायालय के द्वारा। तो ये आपके 5 रीट्स थे जो कि न्यायालय के द्वारा आपके अधिकार की रक्षा, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए जारी किया गया है। धन्यवाद। अब मेरे ख्याल से आपका फंडामेंटल राइट भी पूरा हो गया, प्रेम्बल भी पूरा हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी पूरा हो गया। अब कुछ जो है मेन प्राइम मिनिस्टर सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये है जिन्हें पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।